नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, एनवायरनमेंट के 1 ईयर करंट अफेयर्स के सेट 9 में आज हम क्लाइमेट चेंज एंड मिसलेनियस टॉपिक्स पर जो हमारी चर्चा चल रही थी उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो उसी का सेकंड पार्ट है। तो आइए इसके साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ पाथफाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, जाके बेल आइकन दबाइए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं। इसके सिवा आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर यूज करें कोड KC10, क्योंकि 1 ईयर या उससे अधिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं प्लस आइकन एक कॉम्बो, तो इसमें आपको मेरे द्वारा फ्री मिलती है हैंड होल्डिंग एंड गाइडेंस। एंड ये जो गाइडेंस है दोस्तों, ये ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ GS ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल आंसर राइटिंग में मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस आइकनिक या कॉम्बो की। तो आइए इसके साथ आज के क्लास की चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला टॉपिक है रेन बॉम्ब। तो सबसे पहले तो आपको कहना चाहूंगा, मेट्रोलॉजी में देयर इज नो सच थिंग एज रेन बॉम्ब। उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और इसी को रेन बॉम्ब की पर्याय से जोड़ा जा रहा था। तो क्या है रेन बॉम्ब, आइए आज की क्लास में समझते हैं। दोस्तों, टेक्निकली आप देखें तो देयर इज नो सच थिंग एज अ रेन बॉम्ब इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी। एंड इसी में अगर आप देखें तो इंडिविजुअल थंडरस्टॉर्म्स, जो कि आप देखें तो हेवी प्रेसिपिटेशन, टेक्निकली मेट्रोलॉजी में दोस्तों देयर इज नो सच थिंग एज अ रेन बॉम्ब। एंड रिसेंट ईयर्स में जो इंडिविजुअल थंडर स्टॉर्म होती है, जो कि आप देखें तो हेवी प्रेसिपिटेशन ट्रिगर करवाती है, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है रेन बॉम्ब की तरह। एंड इसको वेट माइक्रोबर्स्ट भी आप कह सकते हैं। टेक्निकल टर्म वुड बी वेट माइक्रोबर्स्ट। इसके सिवा दोस्तों एक फिनोमिना है जिसको कहते हैं एक्सप्लोसिव बॉम्बोजेनेसिस, जिसका मतलब होता है, इसी से मिलता जुलता है, बॉम्ब साइक्लोन, जिसको कॉमनली रेफर किया जाता है। तो वो क्या है, वो इंटेंसिफाइड मिड लैटिट्यूड या फिर टेम्परेट या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होती है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों इस प्रकार का टोरेंशियल रेनफॉल देखने मिला था, इसलिए टर्म न्यूज में था। बाकी जानिएगा मेट्रोलॉजी में ऐसा कोई टर्म नहीं है सच एज रेन बॉम्ब। और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आप देखें तो इस प्रकार का टोरेंशियल रेनफॉल देखने मिला था। खैर, ये तो अब बात पुरानी हो गई, तो अब आप समझ सकते हैं, इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन रेन बॉम्ब जानिएगा दोस्तों, इसका कोई मेट्रोलॉजिकल टर्म नहीं है, ये यही आपको इसमें जानना है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों, तो इस बार बहुत अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल देखने मिली है। सिवियर फ्लडिंग हुआ है मार्च में न्यू साउथ वेल्स में, 1 in 100 ईयर इवेंट हुआ है। एंड इसके सिवा आप देखें, अगर न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर की बात करें, उन्होंने फ्लड को कहा 1 in 1000 ईयर नेचुरल डिजास्टर है। तो आप देखें तो इसको भी कई लोग कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखें तो एटमॉस्फेयर गर्म हो रही है और इस वजह से ज्यादा से ज्यादा पानी वेपोरेट कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्लाउड बन रहा है और ज्यादा से ज्यादा बारिश भी आपको देखने मिल रही है। नेक्स्ट दोस्तों है, न्यूज में चल रहा है, सहारा में स्नोफॉल देखने मिला है। एंड डिजर्ट में स्नोफॉल बहुत ही रेयर इवेंट है, कुछ इस प्रकार का देखने मिला। तो सैंड एंड आइस कवर्ड स्नो आपको और सैंड ड्यून्स में देखने मिले इस प्रकार से, जहां पे टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, वहां पे स्नोफॉल इस साल देखने मिला है। तो दोस्तों, आइन सेफ्रा एक टाउन है जो कि आप देखें तो नॉर्दर्न वेस्टर्न अल्जीरिया में लोकेटेड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, दिस इज आइन सेफ्रा। तो अल्जीरिया है मोरक्को के पास, यहाँ पर आप देख रहे हैं आइन सेफ्रा आपको देखने मिलेगा। तो इसी आइन सेफ्रा में आप देखें तो नाम प्रोविंस ऑफ नॉर्दर्न वेस्टर्न अल्जीरिया में आता है, जिसको गेटवे टू सहारा भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप मोरक्को से सहारा जा रहे हैं तो आइन सेफ्रा होकर ही एंटर करते हैं। तो यहाँ पर ही अगर आप देखें तो हमें स्नोफॉल देखने मिला है। इसके आसपास क्या है दोस्तों, एटलस माउंटेन है। एटलस माउंटेन है जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो वो एटलस माउंटेन ऑलरेडी 3000 फीट अबव सी लेवल है। तो वहां पर ही हमको सैंड ड्यून्स में इस प्रकार की स्नोफॉल देखने मिली है। टेम्परेचर यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच गई है। तो इसके पीछे अगर आप देखें तो अगेन ये क्लाइमेट क्राइसिस ही इसके लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो इसके लिए भी कई लोग कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रेयर फिनोमेना। क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है? तो कई लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो इवेंट्स हैं, अगर आप देखें तो 1979 में इससे पहले यहाँ पे स्नोस्टॉर्म देखने मिला था, और इसके पहले 2018 में इसके बाद देखने मिला, और फिर अब वापस देखने मिला। यानी कि अब ये रिकरिंग होने लगा है स्नोफॉल्स इन सहारा डेजर्ट, जो कि एक ग्लोबल वार्मिंग का आउटकम हो सकता है, ऐसा रशियन मेट्रोलॉजिस्ट का दावा था। इसके सिवा आप देखें तो काफी क्लाइमेट चेंजेस ऑफ लेट ऑब्जर्व किए जा रहे हैं इसी इलाका में। आप स्नोफॉल देखे सहारा में देखी गई, नॉर्थ अमेरिका में एक्सट्रीम कोल्ड स्पेल देखने मिला। वैसे ही आप देखें तो हीट, आप देखें तो एक्सट्रीम हीट डोम हमको देखने मिला। तो ये सब भी लिंक करके कह रहे हैं कि ये सब क्लाइमेट चेंज से ही जुड़ी हुई है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम देखें तो न्यूज में था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के चर्चा में भारत ने एक वोट किया कि वो
भारत का कहना था कि जो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन था कि क्लाइमेट चेंज की चर्चा अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में होगी, उसके खिलाफ भारत ने वोट किया और इसको रशिया का भी वीटो मिला। तो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन अगर आप देखें तो आयरलैंड और नाइजर के द्वारा स्पॉन्सर्ड था, आयरलैंड एंड नाइजर के द्वारा स्पॉन्सर्ड था। और इन लोगों ने कहा कि भारत ने भी इन्हीं में हाँ भरा। भारत ने अगर आप देखें तो इनके खिलाफ कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज नॉट द प्लेस जहां पे क्लाइमेट चेंज पर चर्चा होगी। तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो कि आयरलैंड और नाइजर ने आप देखें तो मूव करवाया था, नाइजीरिया नहीं है दोस्तों, नाइजर है, जिन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल में रूटीन डिस्कशन होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज पर। तो इसी पे भारत का कहना था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, जिसका डेडिकेटेड काम है क्लाइमेट चेंज पर ही चर्चा करना, और उसका ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी भी हो रही है, तो उसको वीकन करने की आवश्यकता नहीं है एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्लाइमेट चेंज की चर्चा को ना लाएं। तो यही बात की गई है दोस्तों। तो ये आपको दोस्तों काफी हद तक जानना था। और क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कैसे जुड़ी हुई है, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग केस स्टडीज के द्वारा मैंने इस वीडियो में आपको समझाया था, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, तो ये वहीं पर देखिएगा क्योंकि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका का साहेल रीजन कौन सा है, ये वाला जो इलाका है दोस्तों, इसी को कहते हैं साहेल रीजन। तो मॉरिशानिया, माली, नाइजर, चड, सूडान, नाइजीरिया। तो नाइजर के साथ आप देखें तो आयरलैंड और नाइजर ने ये सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन मूव करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगर आप देखें तो रिसर्चर्स ने ऐसे एविडेंस ढूंढे हैं जिसके द्वारा जो मीथेन एमिशन हो रही है उसके लिए जो ट्रीज हैं वो बहुत बड़ा सोर्स है जिसके द्वारा मीथेन एमिशन हो रहा है। स्पेशली अमेज़न बेसिन में ये स्टडी की गई, जो फ्लड प्लेन में पेड़ हैं उनमें बहुत ज्यादा मीथेन वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। तो ये रिसेंट स्टडी सामने आई है। तो आपको दोस्तों जानना बहुत जरूरी है, एमंग ऑल दी ग्रीन हाउस गैसेज, तो अगर आप देखें तो मीथेन क्या है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। एंड मच ऑफ आर एटमॉस्फेरिक मीथेन कहां से आती है, अब तक हम यही कहते थे कि वो वेटलैंड से आती है। और काफी ज्यादा रिसर्च भी इस पे किया जा रहा है कि कहां से क्या सोर्स है मीथेन एमिशन का एंड कहां से मीथेन एमिशन हो रही है। तो दोस्तों आप अगर देख सकते हैं इस प्रकार से, तो जो टोटल ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें अगर आप देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रोल अगर आप देखें तो करीबन 397 ppm पार्ट्स पर मिलियन देखने मिलेगा। फिर मीथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर ओजोन है। इसके बाद वाटर वेपर अगर आप देखें तो काफी ज्यादा है, बट वाटर वेपर अगर आप देखें तो हाईली वेरिएबल होता है। और साथ ही साथ आप अगर देखें तो ये ज्यादा इसकी जो स्टे टाइम है एटमॉस्फेयर में वो बहुत कम होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत कम है एटमॉस्फेयर में। तो वेटलैंड एरियाज में इसने पाया है कि वहां पे जो ट्रीज हैं तो काफी ज्यादा मीथेन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, ऐसा इस स्टडी का दावा था। तो मीथेन एज अ ग्रीन हाउस गैस आपको जानना बहुत जरूरी है। एमंग ऑल दी ह्यूमन कॉज्ड ग्रीन हाउस गैसेस, याद रखिएगा ह्यूमन कॉज्ड की बात हो रही है, इसलिए वाटर वेपर इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। हालांकि ऑफ लेट कहते हैं कि वाटर वेपर भी क्लाइमेट चेंज से वार्मिंग हो रही है, तो ज्यादा ओशन का पानी एवेपोरेट कर रहा है तो वाटर वेपर भी बढ़ रही है, तो इंक्लूड कीजिए। लेकिन इस वक्त हम उस डेफिनेशन के अनुसार नहीं जाएंगे, तो क्योंकि आईपीसीसी 2014 का ही सोर्स में यूज कर रहा हूं। तो अमंग ऑल दी ह्यूमन कॉज्ड ग्रीन हाउस गैसेस अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा एमिशन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आता है गैस में मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर फ्लोरिनेटेड गैसेस। तो ये नंबर क्या करना है, आपको याद रखना है। और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करें तो फ्लोरिनेटेड गैसेस का बहुत ज्यादा है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर मीथेन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करना है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही तो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूवल दे दिया है किगाली अमेंडमेंट को रेटिफाई करने के लिए। किगाली अमेंडमेंट किसको अमेंड करता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था, तो वो अगर आप देखें तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के फेज आउट के लिए था। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले आप देखें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता था फॉर कूलिंग पर्पसेस। उसके बाद अगर आप देखें तो इसको रिप्लेस करके क्या आया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर आया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन अगर आप देखें तो जो फाइनली यूज किया जा रहा था, इसमें अगर हम देखें तो इसका जो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल है वो अगर आप देखें तो जीरो है। लेकिन अगर हम देखें तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वेरी हाई ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस किया जा रहा है अंडर किगाली अमेंडमेंट। कहा जा रहा है कि आप हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन का इस्तेमाल कीजिए, कुछ ऐसा गैस यूज कीजिए हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन जैसा जिसका ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल भी जीरो रहे और ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी बिल्कुल कम हो। तो किगाली अमेंडमेंट देखें तो यही इंक्लूड करता है, जिसके द्वारा अगर आप देखें तो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है, जो
जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं उसकी कमी करनी है और साथ ही साथ HFC को भी कट डाउन करना है, फेज आउट करना है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज आप देख सकते हैं अलग अलग आपको देखने मिलेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन है, हेलॉन्स है, इसके सिवा मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NO भी है, अगर आप देखें तो थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स वगैरह से यूज एमिट होता है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। हाइड्रोफ्लोरोऑलिफिन अगर आप देखें तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड कार्बन एटम का बना है, जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है कार्बन एटम के साथ। एंड इसकी बात अगर करें तो जीरो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल है और वेरी लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। ये किगाली अमेंडमेंट के बाद इसको फेज आउट करने की बात की गई है। तो अगर आप देखें तो इसमें जो फेज आउट करने की बात हो रही है, किगाली सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों कहाँ पर है। किगाली आप देख लीजिए कहाँ पे, ये रहा। तो ये आप देख रहे हैं रवांडा में किगाली है। तो किगाली अमेंडमेंट में बात करें दोस्तों तो यूएस, चाइना, इंडिया अलग अलग ग्रुप ऑफ कंट्रीज में इंक्लूडेड है और इन सभी को अलग अलग शेड्यूल दिया गया है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करने के लिए। इंडिया की बात करें तो इसको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन फेज आउट करना है, 80% से रिड्यूस करना है बाय ईयर 2047 फ्रॉम 2011 टू 2013 एज दी बेस लेवल। वहीं चाइना को ये करना है 2045 तक और यूएस को करना है 2034 तक। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया ने ऑलरेडी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाया है फॉर द फेज डाउन ऑफ HFC बाय ईयर 2023। ये इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के बाद बनाया गया है। एंड जो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक लॉज हैं उस जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा गवर्न करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के इम्प्लीमेंटेशन को, उनको अमेंड किया जाएगा एंड इसके बाद HFC फेज डाउन भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों न्यूज में है कि क्लाइमेट चेंज से अर्थ की एक्सिस ऑल्टर हो रही है। तो आइए इसको भी जान लेते हैं। तो जैसा आपको मालूम है दोस्तों, अर्थ रोटेट कर रहा है और साथ ही साथ ये अपने जिस एक्सिस पे मूव करता है ये भी वॉबल करता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो अर्थ के पानी की बात करनी बहुत जरूरी है, इस पर अक्सर प्रीलिम्स में सवाल बनता है, तो ये नंबर याद रखिएगा। तो अर्थ में अगर आप देखें तो ओशंस में 96.5% वाटर है और फ्रेश वाटर कितना है, 2.5% है। एंड इसी की अगर हम बात करें फ्रेश वाटर में, अगर हम जो 2.5% है उसमें से 2/3 से ज्यादा तो ग्लेशियर एंड आइस कैप में है। बाकी का 1/3 पानी अगर आप देखें तो मोस्टली ग्राउंड वाटर में है और थोड़ा सा सरफेस वाटर में आपको देखने मिलेगा। जो सरफेस एंड अदर फ्रेश वाटर है उसमें भी अगर आप देखें तो 69% ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट में है, फिर लेक्स में है, फिर अगर आप देखें तो सॉइल मॉइस्चर, स्वैम्स, रिवर्स, लिविंग थिंग्स, एटमॉस्फेयर वगैरह में एज वाटर वेपर आपको देखने मिलता है। तो अर्थ की बात करें दोस्तों तो वो अपने प्लैनेट अगर जो देखें तो रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है। तो ये जो स्पिन की जो एक्सिस की डायरेक्शन है दोस्तों, ये डिटरमिन किससे होती है, ये डिटरमिन करती है कि जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ में वो कैसे है। लेकिन अर्थ की बात करें दोस्तों तो ये देखिए आप इमेज, किस प्रकार से ग्लेशियर्स अर्थ के पिघल रहे हैं। तो पिघल रहे हैं दोस्तों जब ग्लेशियर, तो इसलिए ये जो वाटर था यहाँ पे, जो कि यहाँ पे वेट इनका जो मास था, ये मास यहाँ से अब हट के डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है पूरे अर्थ में, जैसे ये मेल्ट करके पानी बन जा रहे हैं। तो इस वजह से ये जो वेट में चेंज आ रहा है, इस वजह से आप देखें तो अर्थ की जो प्लैनेट है दोस्तों ये ऑल्टर कर रही है, ये जो स्पिन की डायरेक्शन है ये ऑल्टर कर रही है। तो जो नेट इम्पैक्ट है दोस्तों वो अगर आप देखें तो ईस्टवर्ड चेंज आपको देखने मिल रहा है पोलर ड्रिफ्ट में। एंड ये अगर हम देखें तो 1995 से 2020 तक में अगर हम देखें तो जो एवरेज स्पीड ऑफ ड्रिफ्ट है ये 1981 टू 1995 की तुलना में 17 गुना की तेजी से मूव की है। एंड ये सब अगर आप देखें तो ईस्टवर्ड मूव हमको देखने मिला है। इसके सिवा दोस्तों क्लाइमेट चेंज टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है क्लाइमेट चेंज के क्या क्या प्रूफ है इनकी भी बात एक बार जान लेते हैं। तो दोस्तों 2001 के बाद जो वार्मेस्ट 20 ईयर्स हुए हैं उसमें से 19 वार्मेस्ट ईयर 2001 के बाद ही पृथ्वी में देखे गए हैं। नासा के अनुसार दोस्तों 2020 और 2016 अगर आप देखें तो इक्वली हॉट एंड वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड रहे हैं। एवरेज टेम्परेचर राइज अगर आप देखें तो 1981 से अब तक 0.18 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड का देखने मिला है, जो कि आप देखें तो इससे पहले की जो वार्मिंग की रेट थी उससे 2 गुना तेजी से बढ़ी है। तो ये एक इंडिकेटर है ग्लोबल टेम्परेचर राइज कि हाँ भाई ग्लोबल वार्मिंग देखो हो रही है। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों स्नो कवर। जो अमाउंट ऑफ स्नो कवर है दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखें तो तेजी से डिक्रीज किया है। साथ ही साथ आप देखें तो पिछले 5 डिकेड में स्नो अगर आप देखें तो तेजी से मेल्ट करता हुआ दिख रहा है। 2002 से अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में आइस मास 149 एंड 279 गीगाटन्स ऑफ आइस पर ईयर के अनुसार ये लूज कर रहे हैं। तो एवरेज मास लॉस 149 गीगाटन्स पर ईयर आपको देखने मिल रहा है अंटार्कटिका में। एंड ग्रीनलैंड में अगर आप देखें तो कितना है, 279 गीगाटन्स पर ईयर। तो आइस पिघल रही है, ये भी बता रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है।
ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। नेक्स्ट है दोस्तों सी लेवल राइज। तो अगर ग्लोबल सी लेवल देखें तो 3.3 mm पर ईयर से 1993 ऑनवर्ड सी लेवल राइज की है, और बाई 2100 सी लेवल एक्सपेक्ट किया जा रहा है 30 सेंटीमीटर तक राइज कर जाएगा। तो ये भी बताता है कि हाँ देखो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों वार्मिंग ओशन। ओशन की बात करें तो 90% ऑफ ऑल दी एक्सेस हीट हमारे ओशंस में ही स्टोर होती है। 2020 एवरेज की अगर हम बात करें तो सी सरफेस टेम्परेचर 0.76 डिग्री सेल्सियस से हायर थे व्हेन कंपेयर टू प्रीवियस सेंचुरीज एवरेज। तो वार्मिंग ओशंस भी अगर आप देखें तो ये भी बताता है कि हाँ देखो ओशंस में ही तो हीट ट्रैप हो रही है। 93% ऑफ ऑल दी हीट अगर आप देखें तो वो ओशन में ही ट्रैप हुई है, और उसमें भी अपर ओशन एंड डीप ओशन में काफी ज्यादा हीट ट्रैप हो रही है। एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल्स अगर आप देखें तो 1958 से अब तक अगर आप देखें तो 25% से एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल्स इंक्रीज कर गए हैं। 320 से 400 ppm की जो अमाउंट है वो पार हो चुका है CO2 में। तो ये बताता है दोस्तों पिछले 8 लाख साल में आज तक CO2 लेवल इतना हाई कभी नहीं रहा है पृथ्वी में। तो ये भी बोलता है हाँ देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन की बात करें तो 22 मिलियन टन ऑफ CO2 पर डे ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। तो इससे अगर हम देखें तो एसिडिटी भी सरफेस ओशन की बढ़ रही है 30% सिंस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से इंक्रीज की है। ये चेंज अगर आप देखें तो 100 टाइम्स फास्टर है देन एनी चेंज इन दी एसिडिटी एक्सपीरियंस्ड बाई मरीन लाइफ। पिछले 20 मिलियन साल में मरीन लाइफ ने इस प्रकार से ओशन एसिडिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं किया है। ओशनिक पीएच आप देखिए 8, 8.1, 8.2, 8.3 इस रेंज में रहा है मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। आप देखिए तो इसी रेंज में रहा है, लेकिन आप देखिए 1800 के बाद कैसा शार्प डिक्लाइन हुआ है। दिस हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड, दिस हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड। इसी को मैं जूम करके आपको एक बार दिखा देता हूं तो शायद आपको बेहतर दिखे। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से ओशनिक पीएच मिलियंस ऑफ ईयर्स में भी इस प्रकार से ओशनिक पीएच हल्की फुल्की डेविएट करती थी, लेकिन 1800 टू 2100 इस प्रकार से पीएच बदली है, सिंपली अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये भी बताता है देखिए क्लाइमेट चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो दोस्तों ये आपको क्या करना है, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इस पे एक एक इंडिविजुअल ऑप्शन बन सकता है, सवाल बन सकता है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों अकेडमी अगर आप देखें तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके सिवा आज लास्ट डे है, तो सेव 20% ऑन योर यूपीएससी सीएससी एंड अकेडमी सब्सक्रिप्शन। तो आप देख सकते हैं 1 साल की सब्सक्रिप्शन की जो कीमत है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। अगर आप प्लस कॉम्बो लेते हैं तो इसकी कीमत हो जाएगी 49,348, आइकनिक कॉम्बो की 63,195, 3 साल की लेते हैं प्लस कॉम्बो 83,584, 3 साल की आइकनिक की 126,637 रुपीज है। तो दोस्तों जबरदस्त सेविंग है। इसके सिवा आप KC10 कोड यूज करेंगे तो आपको फ्री में मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप इन सभी के साथ मिलेगी। तो बस मुझसे संपर्क कीजिए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा CSE एश्योर प्रोग्राम है, जिसमें अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं और इसके बाद अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको 1 ईयर का एक्सटेंशन भी मिलेगा। एंड अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट है, जैसा आप देख सकते हैं टॉप 3 रैंकर्स 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को जबरदस्त प्राइज भी मिलने वाली है। अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है मई 22 को 2022 में, तो इसका फायदा जरूर उठाइए। आइकनिक सब्सक्रिप्शन दोस्तों 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स भी आपको मिलेगा। इसके सिवा 0% EMI में आपको लोन भी मिलेगी, तो इसका भी फायदा उठाइएगा। पाथफाइंडर करंट अफेयर्स भी हम रन कर रहे हैं, साथ ही साथ मेरे बहुत सारे स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज चल रहे हैं। प्लस कोर्सेज में एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट सब कुछ मैंने कवर कराया है, तो इसका फायदा उठाएं। आंसर राइटिंग से लेकर सब कुछ इसमें मिलेगा। इसके सिवा अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो हम डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन भी रन करवा रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के डाउट सॉल्वर्स हमने रखे हैं, अपॉइंट किए हैं, तो जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। इसके सिवा यूपीएससी CSE बैचेस हैं, 25 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। तो 1 ईयर बैचेस, 2 ईयर बैचेस, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल बैचेस सभी आपको देखने मिलेंगे एंड मेक मोस्ट ऑफ इट। इसके सिवा अनअकैडमी का फायदा उठाएं, जिसमें आप बेस्ट एजुकेटर से सीख सकते हैं, बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी है बदलने की, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस भी आपको मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।